स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एक्सरेज बाय मोजले। मोजले जो कि एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सरेज पे कम्प्रिहेंसिव स्टडी की, ठीक है। और हम देखते हैं कि एक पूरी थॉरो स्टडी की और बहुत सारे एलिमेंट्स को सामने रखते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए हमने एक्सपेरिमेंट देखा था ना, उसी को एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए उन्होंने 38 to 40 एलिमेंट्स यानी और कहाँ कहाँ पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक, हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 आ जाता है, इधर से लेके गोल्ड जो कि जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 79 है, ठीक है। तो इसके दरमियान 38 to 40 एलिमेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए और उन्होंने क्या किया, उनको एनोड के तौर पे यूज किया, जिस तरह से यहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा ही था, ठीक है ना। तो इसमें हमने जो एनोड था, हमने कहा था हैवी मेटल्स यूज होती है, तो उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें जो है वो यूज करके देखे, ठीक है। 38 to 40 हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम से, हम कहाँ तक का कहते हैं, हम कहते हैं कि जी गोल्ड तक। और उन्होंने इसमें यूज किए एनोड के तौर पे और उनकी एक्सरेज ली, ठीक है। एक्सरेज ली और उसके बाद उनके डायफ्रैक्शन पैटर्न भी लिए, ठीक है। डायफ्रैक्शन पैटर्न लिए, उसके बाद उनके में के सीरीज और एल सीरीज, इनको हम पढ़ चुके हैं ना, तो इनके बारे में भी उन्होंने स्टडी किया। इस स्टडी के बाद उनके पास कुछ ग्राफ्स आ गए, ठीक है। उन्होंने क्या हासिल की, उन्होंने जो है वो हर एलिमेंट के लिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल की, ठीक है। उनके पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई और हम कहते हैं कि उनको क्या हासिल हुई थी, उनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हासिल हुए। यानी कि जिस तरह से हमारा डीएनए या हम कहते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारी एक टोटली पर्सनल है, टोटली हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। हम कहते हैं जो मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे वो किसी और के नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो किसी और दूसरे एलिमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एक एलिमेंट का किसी और का नहीं हो सकता, किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो उन्होंने ग्राफ हासिल किया था हम उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जो कि उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। इस तरह से ये हम इस ग्राफ को देख लेते हैं और इस ग्राफ में हम ये देखेंगे कि उन्होंने किसके अगेंस्ट प्लॉट किया था। वाई एक्सिस में उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया, यानी कि उन एलिमेंट्स को लिया जिनकी उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। ये चंद एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। और हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी उनको हासिल हो रही थी ना, जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी हासिल हो रही थी, या फिर हम कहते हैं जो के अल्फा के बीटा या एल अल्फा एल बीटा, इनकी जो यानी के सीरीज एल सीरीज की जो एक्सरेज थी उनकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट हम कहते हैं या स्क्वायर रूट हम कहते हैं, इसका डाटा लिया, ठीक है। तो जब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ रही है, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना ये लाइंस, ठीक है। इनमें कोई कर्व नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइंस है, तो ये स्ट्रेट लाइंस हासिल हुई, लेकिन ये भी स्ट्रेट है, इनके अंदर कर्व्स नहीं है, ठीक है। कोई लोब नहीं बना हुआ, कोई कर्व नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। और स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब होता है कि जो वाई एक्सिस पे चीज है और जो एक्स एक्सिस पे चीज है, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। और सीधी लाइन हो और जो है लाइन हम देखते हैं कि डाटा इंक्रीज करने के साथ साथ एक्स और वाई की वैल्यूज इंक्रीज करने के साथ साथ वैल्यूज हमारी जो ग्राफ पे आ रही हूँ वो भी इंक्रीज कर रही हूँ, तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास जी है, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी जी जो है, या हम कहते हैं कि जी जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, न्यू हम चूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यानी कि जी से, ठीक है। ये जी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि देखें जब हम स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं तो जो पॉइंट्स ऊपर 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 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इस तरह से ये मोस्ले ने रिजल्ट निकाला इसका, और इस रिजल्ट को लेते हुए हम देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या किया। इसके बाद उन्होंने, हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ से इसको ले जाते हैं, इसको वापस अपने यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया। इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। अच्छा, इसको मॉडिफाई किस तरह किया गया है, हम देखते हैं। इसमें ये किया गया कि हम देखते हैं कि इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ऐड किया गया, ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर एडिशन किया गया, इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन किया गया। हम कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन में उसको जो है वो उसको भी शामिल किया गया, ठीक है, इंक्लूड किया गया। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और किस तरह से इंक्लूड किया गया, इसके साथ माइनस बी यानी एटॉमिक नंबर में से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास जो हमारे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। अब बी क्या है, बी के बारे में हमने अभी कहा कि ये जो है वो हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि बी हमारे पास क्या चीज है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है
कि मेरे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास एक शेल आया, फिर दूसरा शेल आया, फर्स्ट करें तीसरे शेल तक मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यकीनन मौजूद होंगे, और अगर थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसका मतलब है सेकंड शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है, तभी हम थर्ड शेल तक पहुंचे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अब ये कहते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए उनका जो इफेक्ट होता है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, या फिर हम उसको कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, सॉरी इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जी एटॉमिक नंबर में से माइनस करते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, किसी भी एक एलिमेंट के लिए हम करते हैं, ठीक है। और ये मोस्ले की मॉडिफाइड मोस्ले की जो फाइंडिंग थी उसकी मॉडिफाइड हम कहते हैं जी यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हम रिमूव करेंगे। जब इसको रिमूव करते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं कि इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। अब ये वाली चीज वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पे वैसी की वैसी हमने लिख दी, लेकिन इज इक्वल टू का साइन आया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह, और यहाँ पर एक आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ए को हम कहते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो बन जाता है ये मोजलेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। और हम जो कहते हैं ना कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट के, ठीक है। और इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको हम कहते हैं मोजलेस लॉ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं कि ये क्या है, मोजलेस लॉ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और मोजले ने एक और बात भी की थी, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, हम दोबारा अपने ग्राफ की तरफ आ जाते हैं इसके लिए, और इस ग्राफ में हम ये देखेंगे कि मोजले ने ये कहा था कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमें ये पता चलता है कि देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एटॉमिक नंबर है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जितना तेजी से हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी इसका मतलब हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ्स आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अगर हम के सीरीज देखें इन एलिमेंट्स की जिन पे मोजले ने काम किया, तो हम कहते हैं के सीरीज में हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ्स आती है, सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ्स आती है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा फ्रीक्वेंसी फौरन इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब है शॉर्ट वेवलेंथ्स, ठीक है। तो हम कहते हैं के सीरीज, और उनके लिए हम क्या कहेंगे, के सीरीज, और इनके लिए हम कहते हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ्स, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ्स। चलें वेवलेंथ के लिए हम ऐसा करते हैं, सिर्फ लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है, इसका साइन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं एल सीरीज के लिए, देखिए कि फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ ZR40 जो जर्कोनियम है, ठीक है, यहाँ से हम ऊपर तक जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, और ये एल सीरीज है, ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि ये एल सीरीज है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग आ जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सम वॉट हमारे पास जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है जितनी हम के में देख रहे थे, के सीरीज में देख रहे थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आ जाती है एल सीरीज, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एल सीरीज, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सी वेवलेंथ आ जाती है, हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ यानी लैम्डा आ जाती है, ठीक है। तो हमने बात की, हमने ग्राफ देखा, मोजले के डेटा का हमने ग्राफ देखा एक्चुअली, और उसके अंदर से हमने के सीरीज एल सीरीज देखा। हमने देखा कि मोजले ने इससे मोजलेस लॉ डिराइव किया, ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया है। एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो जो एक्सरे हासिल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट हमने एनोड के तौर पर यूज किया होता है एक्सरे ट्यूब में। तो इस तरह हमने आज स्टडी किया एक्सरेज की स्टडी बाय मोजले।